आज मैं आदरणीय A.K. श्रीवास्तव जी की एक रचना आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है सूने घर। यह रचना उन्होंने विशेषकर वर्तमान समय में मनुष्य के रिश्तों, विशेषकर माँ बाप के साथ रिश्ते या मोहल्ले के साथ रिश्तों पर लिखा है। आइए शुरू करते हैं। किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायजा लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उन गली मोहल्लों से पैदल निकलिएगा जहां से आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नजरों से झांकिएगा। हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। न कोई आवाज, न बच्चों का शोर, बस किसी किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े जरूर मिल जाएंगे। आखिर इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या हैं? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक बच्चा और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का करियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वहीं हों, मगर मानसिक दबाव सा आ जाता है बड़े शहरों में पढ़ने भेजने का। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे IIT, PMT या क्लैट वगैरह में निकल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाद बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहर के माहौल में रच बस जाते हैं। फिर वही नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, अपनी इज्जत बचानी है तो, अन्यथा शादी वह करेंगे ही अपने इच्छित साथी से। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी हेतु। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल, 2 साल, कुछ साल बीत गए, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिए हैं। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी जाना बंद। अब तो कोई जरूरी शादी ब्याह में ही आते जाते हैं। अब शादी ब्याह तो वेंकट हॉल में होते हैं तो मोहल्ले में और घर जाने का भी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछ भी ले कि भाई अब कम आते जाते हो, तो छोटे शहर, छोटे मोहल्ले बच्चों की पढ़ाई का उलाहना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहते हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े, खांसते, बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं है। अब साहब, हर खाली खाली घर, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला भी खाली हो रहा है। अब ऐसे में छोटे शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध जैसी निगाह इन खाली होते मकानों पर पड़ती है। वो इन बच्चों को घुमा फिराकर उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लाट भी लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रहकर आराम से मजा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नजर रखते हैं, खरीद कर डाल देते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे या गोदाम, जबकि अपना खुद का बेटा छोड़कर पूना की IT कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहरों में रखा ही क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी कॉलेज नहीं है, IIT PM की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब।
आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। पर कभी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठाकर देखिएगा, सबसे ज्यादा लोग ऐसे छोटे शहरों से ही मिलेंगे। बस मन का वहम है। मेरे जैसे लोगों के मन में किसी कोने में होता है कि भले ही बेटा कहीं फ्लैट खरीद ले, मगर रहे अपने उसी छोटे शहर या गांव में, अपने लोगों के बीच। पर जैसे ही मन की बात रखते हैं, बुद्धिजीवी अभिजात पड़ोसी समझाने आ जाते हैं, अरे पागल हो गए हो, यहाँ बसोगे, यहाँ क्या रखा है। वो भी गिद्ध की तरह मकान बिकने का इंतजार करते हैं, बस सीधे कह नहीं सकते। अब ये मॉल, ये बड़े स्कूल, ये बड़े टावर वाले मकान, सिर्फ इनसे तो जिंदगी नहीं चलती ना। एक वक्त बुढ़ापा ऐसा आता है जब आपको अपनों की जरूरत होती है। ये अपने आप को छोटे शहरों या गांवों में मिल सकते हैं, फ्लैटों की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु में देखा है कि वहां शव यात्रा 4 कंधों पर नहीं, बल्कि एक खुली गाड़ी में पीछे शीशे की केबिन में जाती है। सीधे शमशान, 1-2 रिश्तेदार बस, और सब कुछ खत्म। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की ही नजर से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जीवंतता की नजर से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं, शहर कराह रहे हैं। सूने घर पर सूने घर आज भी राह देखते हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं, पर कोई नहीं आता। भूपेंद्र सिंह का यह गीत याद आता है, गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। चाय बनाम कॉफी। रचनाकार एयर वेटरन विनय सिंह। 1. चाय में अपनापन है क्योंकि इसके मसाला चाय, अदरक चाय, तुलसी पत्ती चाय, रामप्यारी चाय, नींबू चाय, काली चाय जैसे देसी नाम होते हैं। काफी पराई है क्योंकि इसके एस्प्रेसो, कैपुचिनो, लाटे, कैफे अमेरिकानो, मोचा, आयरिश कॉफी, लॉन्ग ब्लैक जैसे विदेशी नाम होते हैं। 2. चाय किफायती है। मैंने अपने अब तक के जीवन में सबसे महंगी 99 रुपए की साकेत मैक्स अस्पताल, जी हाँ अस्पताल में पी है। कॉफी एलीट वर्ग के लिए है, ये बहुत महंगी है। मैंने अब तक की सबसे महंगी कॉफी नेहरू प्लेस के स्टारबक्स में पी है, जिसकी कीमत 450 रुपए थी। वहां पर इससे भी महंगी कई किस्म की कॉफी थी। 3. चाय पिलाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देश के सामने है। कॉफी पिलाकर कोई मंत्री भी बना हो, ऐसा कोई उदाहरण फिलहाल हमारे सामने नहीं है। 4. शादी का ख्याल आने पर प्रेमिका की मां चाय पर बुलाती है। कम से कम मैंने तो आज तक किसी प्रेमिका की मां को अपने भावी दामाद को कॉफी पर बुलाते नहीं सुना। 5. चाय के पौधे की कोमल पत्तियां महिलाएं अपने कोमल हाथों से तोड़ती हैं, इसलिए चाय में नफासत, नजाकत और पवित्रता है। दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी, जिसके एक कप की कीमत लगभग 6000 रुपए होती है, वह बिल्ली की तरह दिखने वाले सिवेट नाम पशु के मल से तैयार होती है। छी छी छी। 6. कट चाय, हाफ चाय पीने से सामाजिकता और दोस्ती बढ़ती है। कॉलेज लाइफ से लेकर कार्यालय तक हम लोग इसी तरह सामाजिकता और दोस्ती बढ़ाते रहे हैं। कॉफी बांटकर पीने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है, इसलिए कॉफी पीना एकाकीपन बढ़ाता है, अहंकार को जन्म देता है। 7. देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चाय पर चर्चा करते हैं। बॉलीवुड को भांडवुड बनाने वाले कॉफी विद करण नामक शो करते हैं। 8. चाय को चाह, चाय, चाय आदि तमाम तरह से उच्चारित कर सकते हैं। कॉफी को सिर्फ आप कॉफी ही कह और बोल सकते हैं। 9. चाय बोलने से सुंदरी के होठों की लाली चिपकती नहीं है, इससे सुंदरी के आशिक या पति का खर्चा बचता है। कॉफी उच्चारित करने से लिपस्टिक बर्बाद हो जाती है, कह के देख लीजिए। तात्पर्य यह है कि कॉफी का नाम लेना ही व्यय बढ़ाता है। 10. चाय को बीड़ी, सिगरेट के साथ पिया जा सकता है। लोग कहते हैं इससे तनाव दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। कॉफी के साथ धूम्रपान का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। 11. घूस लेने वाले चाय पानी का खर्चा मांगते हैं, इससे ही हम दुखी हो जाते हैं। सोचो कहीं घूसखोर काफी पानी का खर्चा मांग ले तो हमारा क्या हाल होगा। 12. चाय दिखावा नहीं करती,
जितनी होती है कप में उतनी ही दिखती है। काफी दिखावा करती है। इसका झाग पूरा कप भरा होने का भ्रम पैदा करता है। 13. पति पत्नी साथ बैठकर चाय पीते हैं, इसलिए उनका संबंध टिकाऊ होता है, 7 जन्मों तक बना रहता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ बैठकर किसी महंगे रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं, इसलिए उनका संबंध क्षणभंगुर होता है। हमारे मित्र संजीव सिंह जी कहते हैं कॉफी पीने वालों का संबंध 11 महीने से अधिक नहीं टिकता है। 14. चाय देश के हर हिस्से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, शहर गांव, अमीर गरीब सबके घर में मिलेगी। इसलिए चाय पीने वाले मिलनसार होते हैं, कहीं भी घुल मिल जाते हैं। कॉफी रईसों की पहचान है। ये सिर्फ शहरों, बड़े कस्बों में मिलती है। इसलिए कॉफी पीने वाले एकाकीपन का जीवन जीते हैं। चाय प्रेम है, चाय पवित्रता है, चाय किफायती है, चाय सुलभ है। चाय दिलों को करीब लाती है और रिश्ते बनाती है। जो खानदानी रईस हैं, वह चाय पीते हैं। तुम्हारा कॉफी पीना बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जय हिंद दोस्तों। आज मैं सार्जेंट विनय कुमार शुक्ल, सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना 130 ATC ऑल थ्रू कोर्सेज मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर। आज हमारी सेवा के 34 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज इस 34 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कुछ झलकियां अपनी सेवा से और अपने दोस्तों की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, 34 वर्ष कम नहीं होता है। 34 वर्ष की सेवा देना या 34 वर्ष एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है। हमारी यह यात्रा शुरू हुई थी 28 जुलाई 1979 अर्थात 1989। देश के अलग अलग चयन केंद्रों पर चयनित जितने भी बाहुबीर थे अर्थात हम सब रिपोर्ट किए और रिपोर्ट करने के बाद हमारी यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। रेलवे स्टेशन पर ले जा कर के हमें ट्रेन में बैठाया गया चयन केंद्र के लोगों द्वारा और हम लोग अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्य से बेंगलुरु पहुँचे। बेंगलुरु आज की तारीख में, पहले बेंगलोर होता था। बेंगलोर पहुँचने के बाद कुछ घंटे हमें स्टेशन पर प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि हमारी मंजिल थी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जालाहाली ईस्ट में, जहाँ से हमारे सैनिक बनने या देश के प्रति समर्पित होने का प्रारंभ होना था। वहाँ पहुंचकर ट्रक आई और ट्रक में हम सभी बैठ करके जालाहाली पहुँचे। तब तक हम शायद जिन टोलियों में थे उन टोलियों के लोगों को ही नहीं पहचान पाए थे। मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद हमसे जो सीनियर थे वो आए, उन्होंने हमें रिसीव किया और हमें हमारे रहने का स्थान दिखाया गया और फिर मुझे लगता है आपस में एक दूसरे से परिचय करते करते हफ्ता तो गुजर ही गया होगा, क्योंकि घर से आए थे, अपनों की यादें, और एक अल्प आयु में कोई 16 वर्ष का, कोई 17 वर्ष का, कोई 18, कोई 19 वर्ष का, इससे अधिक उम्र का कोई नहीं था। सभी आए और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। हम वायु सैनिक एयर वॉरियर बने और एयर वॉरियर बनने के साथ साथ हम पैरामेडिक्स बने। कुछ ऐसी भी यादें इसमें रही हैं, जैसे कुछ मित्र थे, उन्हें हम अलग अलग नामों से निकनेम दे करके पुकारा करते थे। श्याम किशोर त्रिपाठी, दादाजी, DK राव ब्रेक डांसर, इस तरह से बहुत थे। उतार चढ़ाव होते होते फिर हमने ट्रेनिंग पूरी की। प्रशिक्षण के बाद फिर से एक बार बिछुड़ने का समय आया और हम सब फिर से अलग अलग हो गए, अर्थात 6 महीने के लिए फिर से एक ग्रुप में अलग अलग अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए गए। उसके बाद फिर से एक बार बिछड़े और पूरे भारत में बिखर गए। इस यात्रा में कोई 20 वर्ष की सेवा दे करके आया, कोई 23, कोई 26 और कोई अभी भी सेवारत है और नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारी इस यात्रा में बीच में कुछ मित्र छोड़कर चले गए, छोड़कर अर्थात ईश्वर में लीन हो गए। आज हम उन मित्रों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अगर वे होते तो आज नज़ारे कुछ और होते, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता। ईश्वर जो करते हैं वो अपने आप में मस्त रहते हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद भी आज भी हम सब देश की सेवा से जुड़े हुए हैं। कोई बैंक में है, कोई किसी प्रतिष्ठित संस्थान में है, तो कोई प्रोफेसर है, जो जहाँ है वहाँ अपनी सेवाओं से उस संस्थान को समृद्ध कर रहा है। और कहा भी जाता है कि फ़ौज की दोस्ती गार्ड रूम तक होती है, लेकिन हमारी जो दोस्ती चली, क्योंकि मैंने देखा है, सिविल लाइफ जी कर भी देखा है और फौजी लाइफ भी जी कर देखा है, हमारा यह जो रीयूनियन है, अर्थात हम लोग जो रहे हैं वहाँ से 28 जुलाई 1979 से हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, आज भी हम सब एक दूसरे के करीब हैं, चाहे भले ही एक दूसरे से दूर हों, हृदय से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज इस सुअवसर पर मैं अपने समस्त मित्रों और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई देता हूं। ऐसे ही जोड़ी बनी रहे और हम सब जुड़े रहें, देश की सेवा को अग्रसर होते रहें और उसके साथ साथ अपने और अपनों को भी सुखी करते रहें। जय हिंद दोस्तों। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे तो फिर कुछ और दिल की बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दोस्तों, सुनो कहानी के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। सदा की तरह से आज फिर एक विचित्र और रहस्यमयी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी के लेखक हैं आदरणीय श्री विनय सिंह जी। विनय सिंह जी फिलहाल दिल्ली में हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना में कुछ वर्ष सेवा की है। और दोस्तों, यह कहानी सुनाने मैं विनय कुमार शुक्ल आपको आगे ले चलता हूँ। अब आइए उनकी कहानी मेरी जुबानी। मेरी पोस्टिंग जब हैदराबाद से कोलकाता हुई तो मुझे इस बात का दुख था कि मैं अपने सिस्टम से बाहर आ रहा हूँ। वहाँ मेरी जान पहचान का कोई ना होगा, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि एक बड़े पुराने और रहस्यमयी शहर जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने कई दंत कथाएं सुन रखी थीं। बैरकपुर पहुँचने पर मुझे सुब्रतो पार्क में सरकारी क्वार्टर मिल गया। इस क्वार्टर की विशेषता यह थी कि गार्ड रूम के बिल्कुल पास था। सिंगल स्टोरी था, यानी ज़मीन और छत दोनों के मालिक हम थे। इसके अलावा क्वार्टर के अंदर एक बड़ा सा आम का पेड़ भी था। बाहर पार्किंग की पर्याप्त सुविधा थी। दिल्ली के हिसाब से इस सरकारी आवास को एक छोटी मोटी कोठी भी कहा जा सकता है। पहले दिन ऑफिस पहुंचा तो समझदार लोगों ने डूज एंड डोंट्स के अलावा दो बातों की विशेष हिदायत दी। एक यह कि स्टेशन के बाहर लड़कियों से और स्टेशन के अंदर सांपों से सावधान रहना। लड़कियों वाली बात तो मुझे पहले से ही पता थी। सांपों वाला मामला मेरे लिए बिल्कुल नया था, अतः सांपों से बचने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे घर के आगे काफ़ी घास थी और घर के पीछे एक नाली और बड़ी बड़ी घास थी। सबसे पहले मैंने सारे दरवाज़ों को ठीक से सील किया और नाली के पास कार्बोलिक एसिड रख दिया। इससे कुछ दिन आराम से कटे। एक शाम फ्रिज स्टैंड, यह सिर्फ ट्रांसफरेबल सेवा वाले लोगों के पास मिलेगा। फ्रिज को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए फौजी लकड़ी या लोहे का स्टैंड बनवा लेते हैं। उसमें से कुछ सामान निकालने गया तो देखता हूँ कि उसके नीचे एक हाथ का सांप घुसा हुआ है। हालांकि देखने से जहरीला नहीं था, लेकिन सांप को घर में रखकर आप चैन से सो नहीं सकते, इसलिए मैंने उसे भगाने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या यह थी कि वह फ्रिज स्टैंड के नीचे छुपा हुआ था। भारी भरकम फ्रिज स्टैंड को एक तरफ से हटाता तो वह दूसरी तरफ घुस जाता। ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहा। बैरकपुर की ह्यूमिडिटी वाली गर्मी ऐसी है कि आप पंखे के नीचे भी खड़े रहो तो पसीना आता रहता है। इसलिए 5 मिनट में ही मैं पूरी तरह से लथपथ हो गया, लेकिन सांप को बाहर नहीं निकाल पाया। तब मैंने किचन जाकर 2 गिलास ठंडा पानी पिया और फिर वापस आकर किसी तरह स्टैंड को टेढ़ा करके सांप को उसके नीचे दबाकर मारने में सफल रहा। 15 दिन ही गुजरे होंगे कि एक सुबह सोकर उठा और चप्पल के पास पैर रखते ही लगा कुछ हरकत हो रही है। मैं पूरी तरह से जगा भी नहीं था। उन्नीदी आंखों से देखा तो एक छोटा सा सांप चप्पलों से 2 फीट की दूरी पर चला जा रहा है। सांप छोटा हो या बड़ा, जहरीला हो या गैर जहरीला, लेकिन उसको देखकर डर तो लगता ही है। अतः मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई। मैंने कुछ सेकंड अपने आप को संभालने में लगाया और फिर बेड के दूसरी तरफ रखा एक मोटा सा डंडा उठाया
और सांप के सिर पर दे मारा। चूँकि यहाँ पर पिछली बार की तरह फ्री स्टैंड कोई अवरोध नहीं था, इसलिए एक बार के प्रहार से ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने कुछ सेकंड अपने आप को संभालने में लगाए और फिर बेड के दूसरी तरफ रखा हुआ एक मोटा डंडा उठाया और सांप के सिर पर दे मारा। चूँकि यहाँ पर पिछली बार की तरह फ्री स्टैंड जैसा कोई अवरोध नहीं था, इसलिए एक बार के ही प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हालांकि इस घटना के बाद मैंने घर की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी। नालियों में फिनाइल डाल देता, हर बिल जैसी दिखने वाली चीज़ को ठीक से भर देता, जिधर से भी सांप आने की संभावना होती उधर कार्बोलिक एसिड रख देता, सारे दरवाज़ों के नीचे और ऊपर रबड़ लगाकर सील कर दिया। परिणाम यह रहा कि अगले 1 साल तक सांप के दर्शन नहीं हुए। एक शाम ऑफिस से घर आ रहा था तो देखता हूँ घर के सामने वाले बड़े से पेड़ के पास से एक 5-6 फुट का कलाई से भी मोटा बिल्कुल काला सांप जा रहा है। थोड़ा पास आकर देखा तो पाया कि वह काला नाग था। जब भी वो रुक कर सिर उठाता, गाय के खुर के निशान उसके फन में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसके पहले मैं 2 छोटे सांपों को मार चुका था, लेकिन नाग देवता को देखते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं चुपचाप घर के अंदर आ गया और दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद कर लिया। फिर मैंने वहीं से आंख बंद करके विचार किया, हे नाग देवता, तुम वैसे राजपूतों के ध्वज में हो और मेरे प्रिय भगवान शिव देवी पार्वती के अति प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे लिए दोनों तरह से पूज्य हो। पता नहीं मेरे विचार का असर था या कोई दैवीय कृपा, लेकिन कुछ देर बाद देखता हूँ कि नाग देवता बड़ी तेज़ी से बाहर वाली सड़क की तरफ चले गए। उसके बाद मैं बैरकपुर में 2 वर्ष और रहा, किंतु उन नाग देवता से मेरी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई।